डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का सॉल्यूशन। और इसी तरह से आपके सभी सॉल्यूशंस को अपलोड किया जा रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपके 11th क्लास की प्लेलिस्ट है। और इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, इसके जो क्वेश्चंस आए थे वो बेसिक्स बहुत आए थे, यानी कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक ज़रूर स्ट्रॉन्ग करिए, एक बार इस क्वेश्चन पेपर को देखिए जिन्होंने नहीं देखा है, ताकि उनको फ़ायदा हो सके, उनको समझ में आ सके। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस से ही हैं, दोबारा भी आ सकती हैं या फिर नहीं भी आती हैं तो भी आपको ये चीज़ें पता होंगी, तो आपका जो है इन फ्यूचर ये बहुत काम आएंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें इसमें मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट कौन सा नहीं होगा। तो आपको सभी को पता है कि एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है और वॉट भी फंडामेंटल यूनिट है। मोल इज़ द राइट आंसर। मोल जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, आपके सारे सब्जेक्ट से बनाए जा रहे हैं वीडियोस इसी तरह से, उनके सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 11th क्लास की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से मिल जाएगी। और इस पीडीएफ का जो अभी आप ये पीडीएफ देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर का पूरा पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपके पास क्वेश्चन पेपर रहे तो आप आंसर्स को मैच कर सकें। उस क्वेश्चन पेपर को हमेशा आप प्रिंट कराइए। एक प्रिंट 2 से 3 रुपये का आता है, तो 4-5 पेजेस होंगे, 15-20 रुपये में आपका एक प्रिंट हो जाएगा। और उसमें आप टिक करें, उसमें जो सॉल्व क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें और एक फ़ाइल बनाएं छोटी सी, उसमें आपका बहुत ही अच्छा फिर फ़ायदा हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की भुजा को मापने में 2% की त्रुटि होती है। घन के आयतन के परिकलन में त्रुटि परसेंटेज आपको निकालनी है, यानी कि एरर ऑफ 2% मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब, द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर विल बी। तो स्फेयर की वॉल्यूम का हमें परसेंटेज निकालना है। तो चलिए इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, बस उस डायरेक्ट फार्मूले में हम डाल देंगे। घन का आयतन हमें पता होता है कि भुजा का क्यूब होता है, यानी कि वॉल्यूम इज़ द लेंथ का क्यूब होता है। और आयतन के परिकलन में त्रुटि, जो कि आपका मेजरमेंट में 2% की त्रुटि है, तो इसका सीधा सीधा आयतन यानी कि वॉल्यूम में जो है त्रुटि है। तो वॉल्यूम क्या है आपका, एक तो डेल वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इंटू 100 इसलिए है कि आपका ये क्या है, परसेंटेज त्रुटि निकालनी है। और यहाँ पे हमारा हो जाता है ये डेल एल अपॉन एल इंटू 3। और हमारे पास डेल एल इंटू एल कितना अपॉन एल कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6%। तो इसका आंसर जो है 6% आएगा, जो कि हमने यहाँ पे मार्क करा हुआ है। ठीक है, ये 6% इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीमीय सूत्र एम एल टी माइनस वन व्यक्त करता है। तो द डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस वन इज प्रेजेंटेज बाई मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम पी से डिनोट होता है और पी इक्वल्स टू एम बी होता है, आप सभी को पता है। हिंदी में इसको संवेग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। एक कण आर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय अर्धवृत्त है, ध्यान रखना है ये सेमी सर्कल है, इसकी बात हो रहा है। सेमी सर्कल पाथ ऑफ रेडियस आर, उसका जो है पाथ जो है वो रेडियस आर है। और द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, यानी कि कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा ये निकालना है, यानी कि रेशियो निकालना है। इसका आंसर जो है बी हो रहा है, पाई/2। कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमें पता होता है कि जो आपका कण है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचा है, तो जो दूरी है वो ये वाली उसने सेमी सर्कल की दूरी ये तय करी है। और हमें पता है कि सेमी सर्कल में जो ये डिस्टेंस होती है इसको परिधि या पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर जो है वो दूरी हो गई, और दूरी का फॉर्मूला हमें पता है पेरीमीटर का 2 पाई आर होता है। एक सर्किल का क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन ये सेमी सर्कल है तो आधा हो जाएगा, तो अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आर। तो पाई आर इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आ गया, दूरी निकाल लिया हमने। अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू बी। तो ए से बी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हुआ आपके सामने, यहाँ से ये सीधे चले जाएंगे। ठीक है, और उसने बताया है कि इसकी जो त्रिज्या है यानी कि आर कितनी है, आर है सेंटर से, तो इधर भी आर है और इधर भी आर है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r। तो विस्थापन कितना हुआ उसका, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। तो हमें रेशियो निकालना है दोनों का, दूरी का और विस्थापन का, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपको क्या निकाल देना है, रेशियो। तो दूरी हमें पता है, अभी अभी हमने निकाला पाई आर का पाई आर रख दिया। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हमने 2r निकाला, 2r रख दिया, आर से आर कैंसिल, तो बचा क्या, पाई/2। तो ये हो गया हमारा आंसर जिसको हमने टिक किया था। आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। एक गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी उसके द्वारा लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो त्वरण का जो नेचर होगा कैसा होगा, नेचर मतलब वो घटेगा बढ़ेगा शून्य हो जाएगा, ये नियत यानी कि स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये बताना है। तो वही चीज़ इंग्लिश में लिखी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टेकन बाय स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो हम मान लेते हैं कि जो उसका डिस्टेंस उसने दूरी तय करी होगी वो एस करी होगी, और जो समय लगा होगा उसमें टी लगा होगा। प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि जो दूरी उसने तय करी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके
ये है आपके समय के स्क्वायर यानी समय के वर्ग के। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं जो, तो हम इक्वल्स टू साइन लगाएंगे तो यहाँ पे एक के कांस्टेंट आ जाता है। हमेशा आप किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट का साइन लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ से हम देखेंगे के की वैल्यू, हमें देखते हैं के मतलब कांस्टेंट रहता है कि नहीं। तो के को यहीं छोड़ देंगे और टी स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एस अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू के। और के क्या है यहाँ पे, नियतांक यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ से हम एक चीज़ और कर सकते हैं, देखते हैं हमें एक्सेलरेशन तक पहुँचना है तो हमें क्या कर सकते हैं कि s जो है s अपॉन टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एस टी इंटू टी इक्वल्स टू के। और s बाई टे अलग s बाई टी जो है इसको एक पोर्शन को अलग कर देंगे और 1/t को अलग कर देंगे, ठीक है। हमें क्योंकि फॉर्मूला ड्राइव करना है, एक्सेलरेशन तक पहुँचना है। और यहाँ पर जो है s अपॉन टी यानी कि एक निश्चित समय में तय की गई दूरी क्या होती है, उसकी जो है वेलोसिटी होती है। तो ये एस अपॉन टी क्या हो गया, वी हो गया। और 1/t ऑलरेडी था तो 1/t इसके नीचे इंटू हो गया तो वी अपॉन टी हो गया और ये कांस्टेंट के बराबर। वी अपॉन टी चेंज इन वेलोसिटी है ना, पर यूनिट टाइम। वी अपॉन टी आ गया तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। और त्वरण क्या है, कांस्टेंट। तो इसीलिए हमने बताया ऊपर आंसर में कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। आपने देख लिया, नियत है, ठीक है। ये है क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना ताकि आपके क्वेश्चन पेपर काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, एम द्रव्यमान का एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल वी से घूम रहा है तो पिंड पर अभिकेंद्रित बल है। तो यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि आपका कोई ये एक सर्कल है यानी कि पिंड है कोई, ठीक है, वृत्त का। और इस पे इस सेंटर से कुछ दूरी पर जो है ये एक पिंड होगा, यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल है और ये घूम रहा है, ठीक है, इस पे घूम रहा है, ठीक है। जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, वी है, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक है। और इसका मास कितना है, एम है। तो बस इसका फॉर्मूला पूछा है तो हमें पता है कि ये क्या हो जाता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हमेशा हमने जो है रूल पढ़ा हुआ है, जो डिस्टेंस होती है वो उसका स्क्वायर, डिस्टेंस जो है उसके अपॉन नीचे आ जाता है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ए ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। तो ए ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पे नीचे टिक कर रखा है ग्रीन कलर में, आप देख सकते हैं ब्लू कलर में। तो इस तरह से आप इसको आंसर को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से अदिश राशि है, अदिश यानी कि आपका स्केलर क्वांटिटी, जिसमें कि आपका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का कोई भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब दूरी होती है, डिस्टेंस में जो है मेज़रमेंट आप किसका किसका दूरी यानी कि आपका मैग्नीट्यूड और जो है उसका डायरेक्शन आप पता नहीं कर सकते। उसके बाद में आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, दो वस्तुओं ए बी द्रव्यमान जो है उनके यानी कि द्रव्यमान जो होता है यानी कि मासेस जो है वो 2 और 10 केजी है, वे एक ही वेग से गतिमान हैं। ए और बी कणों का संवेग का अनुपात निकालना है यानी कि मोमेंटम का जो है रेशियो आपको बताना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। इसका आंसर 1:5 आएगा जो कि टिक किया हुआ है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा ये वाला। अब ये कैसे आएगा ये बता देता हूँ आपको। तो देखिए, माना कि वो वस्तुओं का वेग v है, ठीक है, तो उनका मास एम ए हो जाएगा और मास एम बी हो जाएगा, क्योंकि 2 और 10 अलग अलग वस्तुएं हैं, ए और बी, ये ले लिया हमने। और संवेग जो है यानी कि मोमेंटम जो होता है पी इक्वल्स टू एम बी है, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में आपको बता दिया था। तो ए के लिए पहले हम पी निकालते हैं तो एम इंटू वी है। तो एम हमें दिया हुआ है, एम कितना 2 और वी हमें पता नहीं है, तो लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या मानी हमने, वी, तो एम 2 इंटू वी हो जाएगा। और बी के लिए भी आपका 10 × 10 × वी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो मास है 2 और 10 है, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंटम। अब इन मोमेंटम का क्या करना, हमें रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम निकालना है। तो ईजिली है, पी ए अपॉन पी वी कर देंगे। पी ए अपॉन पी वी यानी कि ये 2/10 वी हो जाएगा। तो 2/10 वी को 2 2 2 ज़ा 5 और वी से वी कैंसिल, तो 1/5। तो रेशियो क्या आ गया, 1/5 यानी 1:5। तो ये हमने आंसर टिक किया था ऊपर। आते हैं हम, कौन सा घर्षण अधिकतम है, अधिकतम घर्षण कौन सा होता है। तो सीमांत घर्षण जो है यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्शन। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाता है, उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो ग्रेटर देन होता है आपके काइनेटिक फ्रिक्शन के, ठीक है। तो सबसे बड़ा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये इक्वल हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन के या फिर इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घर्षण बल है तो एक असंरक्षी बल है। घर्षण बल क्या है, असंरक्षी बल है, इसको संरक्षित नहीं किया जाता। और तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है,
तो वही फोर्स जो आपका किसी भी यानी कि किसी भी डायरेक्शन बिंदुओं पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये बिंदु है, ये बिंदु है, ठीक है। असंरक्षित बल कौन सा होता है? जो इस बिंदु से इस बिंदु पे डिपेंड नहीं करता, वो किसी भी रास्ते से जा सकता है, ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पूर्णतः अप्रत्यस्त संगठन में होते हैं। इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? संवेग जो है, मोमेंटम जो है वो संरक्षित होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो संरक्षित नहीं होती है। संवेग संरक्षित होता है, गतिज ऊर्जा असंरक्षित होती है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, यानी कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, ठीक है। ये हमेशा परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में होता है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन जो है, द्रव्यमान एम तथा आर त्रिज्या के ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण बताना है। ये बहुत ही सिंपल है। एम मास है और रेडियस जो है उसका आर है, एक स्फीयर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2/5 mr²। हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो है हर जगह फॉलो सेम होता है, बस शेप पे चेंज होता है, बाकी प्रिंसिपल सेम रहता है। 13वां क्वेश्चन जो है, यदि किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूमते किसी पिंड का रेखीय वेग v है, तो हमारा ओमेगा क्या हो जाता है? वो आपका r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वेलोसिटी हो जाएगी r ओमेगा, ठीक है। ये क्या होती है? आपका लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विच इज़ मूविंग विद v वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका हम निकालेंगे ओमेगा के लिए, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा हो जाता है। 14वां जो क्वेश्चन है, एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है, पिंड का निकायक जो है स्थितिज ऊर्जा जो है घटेगी। ओबियस सी बात है, क्योंकि एक पिंड जो है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश कर रहा है, तो उसका जो है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑफ अर्थ सिस्टम विल बी डिक्रीज। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान जो होता है वो कितना होगा? हमेशा यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी फॉर परफेक्ट रिजिड बॉडी वो इनफाइनाइट होगी हमेशा, ठीक है, अनंत। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट। यदि नियत आयतन के प्रक्रम में एक निकाय है तो प्रक्रम कहलाएगा, तो उसको आइसोकोरिक बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर हिंदी में बोले तो सम आयतनिक बोलते हैं, ठीक है, सम आयतनिक बोलेंगे, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, तो उसको आइसोकोरिक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परम ताप T पर किसी गैस के अणु की माध्य गतिज ऊर्जा जो ऊर्जा अनुक्रम आती है, तो कितनी होती है? तो वो टी के बराबर होती है, सी इज टी के बराबर हो जाएगा, हमेशा ये होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रूल्स हैं उनको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आवर्त काल जो होता है वो होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन, यही होता है फॉर्मूला, तो इसको आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों को समझा भी सकते हैं डिराइव करा के, लेकिन उसमें आपका वक्त बहुत लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 19 से 27 तक तो फिलिप्स के हैं, चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर जो 19वां क्वेश्चन है, इसमें डैश को पेरिस में रखे प्लेटिनम इंडेरियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है, तो 1 किलोग्राम को जो है वो मास माना गया है प्लेटिनम इनरिडियम सिलेंडर केप्ट इन पेरिस, ठीक है, उसको हमेशा ये फिक्स है। उसके बाद में जिन प्रारंभिक प्रक्षेपण कणों के लिए एक प्रक्षेप्य मान समान क्षैतिज परास तय करता है, उनके मान 30 और 60 डिग्री होते हैं। एंगल प्रोजेक्शन फॉर विच प्रोजेक्टाइल कवर्स द सेम होरिजन रेंज 30 एंड 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आते हैं बाल बेरिंग का प्रयोग करके सर्पी घर्षण को बेलनी या लोटनी घर्षण में परिवर्तित करते हैं, जिसको हम रोलिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, यानी कि एनर्जी कहते हैं। एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एट द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट जो है ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण ब्रह्मांड के पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, यानी कि ग्रेविटेशन कहते हैं। जो यूनिवर्स में जितने पार्टिकल हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ग्रेविटेशनल जो है वहाँ पर लगता है।
24वां क्वेश्चन है, द्रव्य व ठोस के किसी संपर्क बिंदु से द्रव्य के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को उस ठोस तथा द्रव्य के लिए क्या कहते हैं? तो उसको स्पर्श कोण ही कहते हैं, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल जो है कितना एक कैलोरी ऊष्मा के तुल्य होता है? तो 4 जूल लिख सकते हैं, और कुछ लोग 4.2 जूल लिखेंगे तो वो भी सही है। एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है 4.186 जूल एक कैलोरी ऊष्मा के तुल्य यानी बराबर होता है। लेकिन अगर आप 4 जूल लिखते हैं तो भी आपका आंसर एग्जामिनर नहीं काटेगा। अगर आप 4.2 लिखते हैं तो भी आंसर नहीं काटेगा। अगर आप 4.1 लिखते हैं तो भी आपका आंसर नहीं काटेगा। तो इसके 3 तरह के आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, यही रहेगी। नेक्स्ट जो है 26वां क्वेश्चन। 26वें में है आपका, किसी एक परमाणुक गैस के एक अणु की स्वतंत्रीय कोटियों की संख्या हमेशा 3 होती है। जब नंबर ऑफ डिग्री की बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ मोनोक्रोमेटिक गैस की, तो 3 होगी वो। इसके आगे बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की। जब कोई वस्तु जिस पर कोई बाह्य आवर्त बल लगा हो तो बाह्य आवर्त की आवृत्ति के दोलन करती है, तो उस वस्तु के दोलन को प्रणोदित या परिचालित दोलन कहते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं फोर्स्ड, और जो है आपका फोर्स बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रणोदित। ठीक है, फोर्स वाइब्रेशन बोल सकते हैं, या प्रणोदित या परिचालित दोलन। ठीक है, हिंदी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28वां जो क्वेश्चन है, यदि सदिश ए को अदिश m से गुणा किया जाए तो परिणामी सदिश बतानी है। वेक्टर a को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर m से, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, r बराबर क्या होगा? m डॉट वेक्टर a। हमेशा जो है स्केलर और वेक्टर जो है इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 29वां क्वेश्चन है, स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा स्थैतिक घर्षण कोण में क्या संबंध है? तो स्थैतिक घर्षण कोण जो है tan अल्फा माना जाता है, और वो बराबर होता है म्यू एस यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक के। ठीक है, तो ये इसका ये जो है छोटा सा फॉर्मूला, ये संबंध आपको लिखना था, बस 1 नंबर में आपको कुछ नहीं करना था। आते हैं 30वें क्वेश्चन पे। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक जो है अर्ग होता है। हमेशा सीजीएस पद्धति में, यानी कि वर्क जो है इसका यूनिट सीजीएस में ERG अर्ग होता है। 31वां क्वेश्चन है, घूर्णन गति में किए गए कार्य के लिए सूत्र जो होता है W इक्वल्स टू टाउ इंटू थीटा होता है। टाउ या फिर टॉर्क बोल सकते हैं आप, टाउ इंटू थीटा होता है। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ऐसे लिख लेंगे। 32वां जो क्वेश्चन है, भू तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमा काल कितना होता है? तो ऑब्वियस से बात है, इसका परिक्रमा काल 23 घंटे 56 सेकेंड होता है, या कुछ लोग अगर 24 घंटे भी लिखते हैं तो उसको आंसर्स को सही माना जाएगा। तो एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो 23 घंटे 56 मिनट है, जिसको हम मानते हैं कि एक दिन के बराबर ही होता है 24 घंटे। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। आगे बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन पे। एक ठोस पदार्थ के लिए रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो आपका आयतन प्रसार गुणांक यानी कि जो गामा है, यानी कि लीनियर आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा होता है रेखीय प्रसार गुणांक, यानी कि लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है, तो हमारे पास जो है छोटा सा फॉर्मूला ये लिख देना है, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। आगे बढ़ते हैं। जब एक गैसीय निकाय को 100 जूल की ऊष्मा दी जाती है तो आंतरिक ऊर्जा 30 जूल बढ़ जाती है। तो निकाय द्वारा कृत कार्य बताना है। तो आपको Q दिया हुआ है 100 जूल और डेल U दिया हुआ है 30 जूल। ठीक है, तो आपका W होता है Q माइनस डेल U, तो W निकल जाएगा 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 70 जूल, इसका आंसर आ जाना है। आगे बढ़ते हैं। सरल आवर्त गति का समीकरण y इक्वल्स टू 5 साइन 200t है। दोलन के आयाम का मान ज्ञात करना है। वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन या ऑसिलेशन आपको निकालना है। तो हम जानते हैं एक समीकरण होता है y(xt) जो कि a sin ओमेगा t प्लस फाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम एक a की जगह क्या है, हमारे पास एम्पलीट्यूड की बात करिए तो 5 है। सो तो कंपेयर कर लेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू 5 डायरेक्ट लिख देना है, कोई आंसर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट जो पार्ट है आपका बी की तरफ, सेक्शन बी है ना, इसको देखते हैं। एक भौतिक राशि x है और उसको 3 मापियों a b और c के निम्न प्रकार संबंधित है। तो x इक्वल्स टू AQB² अपॉन c है। तो a b c की मापों में क्रमशः 1, 2 और 3% की त्रुटियां हैं। राशि x के मान में संभावित महत्तम प्रतिशत त्रुटि आपको x की बतानी है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है x इक्वल्स टू AQ BQ
अपॉन बी स्क्वायर अपॉन सी है एंड परसेंटेज एरर है ए बी और सी के जो है 1 2 और 3 हैं। तो फाइंड करना हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर और ऑफ एक्स क्वांटिटी, ठीक है। तो वही हमने जो पहले तीसरे चौथे क्वेश्चन में हमने त्रुटि निकाली थी वैसे निकाल देंगे। तो हमारे को एक्स दिया हुआ है ए क्यू अपॉन ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी, और इसके मान को संभावित महत्तम त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक्स में निकालना है तो डेल एक्स यानी कि एक्स में त्रुटि अपॉन में टोटल एक्स, तो डेल एक्स अपॉन एक्स यानी कि हमने ऊपर निकाला था और परसेंटेज निकालनी तो 100, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि आपका 3 की त्रुटि है, इसमें 2 की त्रुटि है और इसमें सी में 1 की त्रुटि है। एरर जो परसेंटेज है कितनी है, 3%, 2% और 1%, बस इसी को लिखना है। बस इनकी वैल्यू हमें पता है, डेल वन की कितनी परसेंटेज है 1 है, और आपका जो है उसके बाद में बी की कितनी परसेंटेज है 2 है, और उसके बाद में सी की परसेंटेज कितनी है 3 है। तो इन सभी की परसेंटेज को इसमें रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे इसको 10% आ रहा है। 10% लिखें या 0.1 लिखें, वो दोनों ही आंसर आपके राइट हैं। क्लियर हुआ। तो ये हुआ आपका इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं हम किसी कण आरोपित f इक्वल्स टू 3i+4j-5 कण में विस्थापन s इक्वल्स टू 5i+4j+3 व्युत्पन्न करता है तो बल का कृत कार्य आपको बताना है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15i हो गया, प्लस में ये हो गया 4 चौक 16 जे हो गया, 16 जे हो गया, और ये माइनस का 5 है और माइनस का ये प्लस का 3 है तो ये -15 के हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 15i 16j और -15 के, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें तो आपको पता ही होगा। पास्कल का नियम क्या है ये आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है गैसों के अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाएं लिखिए। अगर आपको लगता है कि इनके सॉल्यूशंस और चाहिए आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर आप लोगों का कमेंट आता है और मोर पॉसिबिलिटीज़ स्टूडेंट ज़्यादा डिमांड करते हैं तो इसके आगे के सॉल्यूशंस भी कंप्लीट बना दिए जाएंगे, समझा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, इस गैसों के आणविक सिद्धांत की परिकल्पना किन्होंने, राइट द डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमेशा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। छठा क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी गति कण के लिए तुरंत समय का वक्र आपको खींचना है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है आपको बनाना है। अब आते हैं सेक्शन सी में, जो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको पीडीएफ रूप में दे दूंगा तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। सेवंथ क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्टाइल इज सोन थ्रोन at an angle of theta from the horizontal with velocity u under the gravitation field of earth, find expansion for the time of flight। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो है आपको ये जो हम फेंकते हैं तो इस तरह का आप जो कर्व बनता है उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपसे पूछी गई है। सीमांत घर्षण के नियम लिखिए, इलिस्ट्रेट करना है लिमिटिंग फ्रैक्शन के लॉस को। उसके बाद आता है, ऐसे निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए जिसमें 2 कण हैं, यानी कि ऑब्टेन करना है एक्सप्रेशन सेंटर ऑफ मास सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें उसमें पूछा गया है आपसे उष्मा गति के द्वितीय नियम की व्याख्या करनी है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, पृथ्वी से पिंड के पलायन वेग का सूत्र प्राप्त कीजिए। फॉर्मूला आपको जो है ऑब्टेन करना है एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ। बहुत अच्छे और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस दिए गए इस बार, वाकई में पेपर इतना इजी बनाया गया। बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए इसमें। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो बर्नौली की प्रमेय को लिखना है और सिद्ध करना है। बर्नौली थ्योरम आप जानते ही हैं, उसका तो मेन रोल आपके फिजिक्स में बर्नौली है, तो स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। उसके बाद में आते हैं हम इसके अथवा पार्ट में। तो अथवा में पूछा गया था न्यूटन के शीतलन के नियम को लिखें और सिद्ध करें, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13वां, इसमें पूछा गया है सरल लोलक के आवर्त काल के लिए व्यंजक प्राप्त करना, ऑब्टेन करना है एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अथवा में आया है, सिद्ध कीजिए कि प्रति सेकंड व्युत्पन्न विस्पंदों की संख्या 2 ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। तो प्रूफ करना है आपको कि नंबर ऑफ बीट्स
हर्ट पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू साउंड सोर्सेज। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन पेपर, साथ में इसके सॉल्यूशंस थे जिसको मैंने समझाया आपको। इसी तरह से आपके बाकी के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, बायो, आर्ट्स और आपके कॉमर्स, सभी के लिए, मतलब कोई भी एक स्टूडेंट नहीं छोड़ूंगा मैं जिसको दिक्कत हो, सारे सब्जेक्ट डाल दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो और आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकें। आपके लिए 2022 के जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होंगे, अभी मॉडल पेपर्स जारी होंगे, जो भी आपके लिए नया चीज़ आएगा उसको सॉल्व किया जाएगा इसी तरह से परफेक्ट वे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 11th क्लास की लिंक दे रखी है हमने, उस लिंक में आप जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इस साल के जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर, आने वाले समय में जो हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे वो भी आपको उसी में मिलेंगे। तो एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। लिया सुमन।